हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं, वो है हमारे केमिस्ट्री या रासायनिक विज्ञान का जो अगला चैप्टर है, वो है ड्रग्स एंड केमिकल्स। राइट। ड्रग्स और केमिकल्स, देखो, हर एक विज्ञान का अपना एक यूज होता है, इस्तेमाल होता है, कहाँ पर उसका उद्देश्य क्या है, उसको पढ़ने का, समझने का, और उससे हमें क्या लाभ मिलेगा। जब हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री ने या रासायनिक विज्ञान ने किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करा, उसको लेकर जरा एक नज़र डालें तो केमिस्ट्री ने हमें मेडिसिन्स दी, मेडिसिन्स दिया, फूड को प्रिजर्व करने के लिए दिया, हमें बॉडी विटामिन्स दिए, बॉडी में विटामिन्स जो होते हैं हमारे, उनको लेकर मदद करी, और उसके बाद सिंथेसिस करने के लिए, संश्लेषण करने की क्रियाओं को लेकर हमें बहुत सारी जानकारी दी। और मैं सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ तो दवाइयों को लेकर बात करूँ, ड्रग्स और एंड केमिकल्स। ड्रग्स का मतलब ये नहीं होता जो नशीले पदार्थ होते हैं, दवाइयों को भी हम ड्रग्स कहते हैं। जो आप बुखार आने पे पैरासीटामोल ले लेते हैं, फिर और भी जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं, बहुत अलग अलग तरीके की जो मेडिसिन आप लेते हैं, जैसी आपका मतलब जिस तरीके का मर्ज है, उस तरीके की दवाई ली जाती है। तो ये कहाँ से हुआ? इन सब की जो शुरुआत है वो है केमिस्ट्री से हुई। जब हमने रासायनिक अभिक्रियाएँ देखी, यानी केमिकल रिएक्शंस देखे, फिर हमारी बॉडी की रासायनिक अभिक्रियाओं को देखा, तो अध्ययन करके हमें पता चला कि क्या अगर हम अपनी बॉडी में ऐसा पदार्थ दें, जो इस अभिक्रियाओं को जो अलग हमारी बॉडी में काम करे, जैसे बुखार आने पे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, या जो अ, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनकी ग्रोथ, बॉडी में बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ने लगती है, तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, जो रक्षा तंत्र है, वह काम करने लगता है। तो उन सब के लिए जो है दवाइयाँ बनाई गई, और उन दवाइयों को जो है हमने देखा कि उसको रासायनिक विज्ञान ने काफ़ी जो है आगे तक कर दिया। जैसे मान लीजिए जिस तरीके से आज टेक्नोलॉजी में, प्रौद्योगिकी में और विज्ञान में जिस तरीके से विकास हो रहा है, उस तरीके से ये हमारे जीवन में भी काफ़ी बदलाव कर रहे हैं। तो आज के चैप्टर में जो हम चर्चा करेंगे वो ड्रग्स और केमिकल्स को लेकर है, यानी दवाइयाँ और रसायन क्या होते हैं, किस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है हमारे जीवन में, और कौन से रासायनिक जो हैं आपको याद रखने की आवश्यकता है, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उन सब को लेकर हम डिटेल में चर्चा करेंगे आपके साथ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, परिचय आपका कराएं तो, केमिकल सब्सटेंस ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक origin which are used for curing disease or reducing suffering from pain are called medicines और drugs। प्राकृतिक, या तो जो हमें प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हों, जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेदा और ये सब, या फिर सिंथेटिक मूल से, या उसको हमने खुद से बनाया हो, कि जो रासायनिक पदार्थ हैं या जो केमिकल सब्सटेंस है, जो रासायनिक पदार्थ है, जिनका उपयोग बीमारियों को ठीक करने, यानी जो हमारी बीमारियां हैं उनको ठीक करने, दर्द से पीड़ित को कम करने के लिए, दर्द जो पीड़ित है, जिसको दर्द हो रहा है, या जो किसी बीमारी का से पीड़ित है व्यक्ति, उसको राहत देने के लिए जो भी केमिकल या रासायनिक पदार्थ या केमिकल सब्सटेंस दिए जाते हैं, उन्हें हम दवाइयाँ कहते हैं। तो दवाइयाँ कुल मिला के एक केमिकल सब्सटेंस है, बस उनका उपयोग ये रहता है कि वो हमारी बीमारी और किसी प्रकार का जो दर्द है, जिससे कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, तो उसको जो है राहत देते हैं। दवाइयाँ और ड्रग्स कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज यूजिंग सुटेबल केमिकल्स इज नोन एज कीमियोथेरेपी। तो रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जो उपयुक्त रसायनों का उपयोग करके बीमारियों के उपचार से संबंधित उसे कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी किसे कहते हैं? रासायनिक विज्ञान की वह विज्ञान जिसकी विज्ञान की शाखा, रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जो रसायनों का उपयोग करके बीमारियों से उपचार संबंधित अ, जो है बीमारियों को जो है ठीक करती है, उसको, उस शाखा को हम कीमियोथेरेपी कहते हैं। आगे बढ़े, ट्रैंकुलाइजर्स आर केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, माइल्ड इवन सर्फ मेंटल डिजीज। तो याद रखते चलिएगा एक एक करके। अब बात करते हैं ट्रैंकुलाइजर्स की। अब हम एक एक करके दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रैंकुलाइजर्स क्या होते हैं, उनका उपयोग क्या होता है, क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि किस बीमारी के अगर इस तरीके की बीमारी है तो इसके लिए किस तरीके का जो है दवाई देना होगा। तो जो ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं, ये बड़ी कैटेगरी है, हम इसमें कैटेगरी कर रहे हैं, और ट्रैंकुलाइजर्स में भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं।
ट्रांक्विलाइजर्स, नॉट ट्रैंक्विलाइजर्स, ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं तनाव और हल्के या गंभीर मानसिक रोगों के उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले रासायनिक यौगिक हैं। तो ट्रांक्विलाइजर्स किसके लिए यूज होते हैं? सीरोमेंटल डिजीज और स्ट्रेस और माइल्ड और इवन सीवियर, हल्के या गंभीर मानसिक रोग है ना, सीवियर या फिर माइल्ड जिस तरीके का मेंटल डिजीज होता है उनके लिए जो है रासायनिक यौगिक हैं। दीज रिलीव एंजाइटीज, यह तंद्रा, स्ट्रेस, चिड़चिड़ा, तनाव और इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन या एक्साइटमेंट बाय इंड्यूसिंग अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। तो यह तंद्राव, तनाव, चिड़चिड़ापन या उत्तेजना को दूर करके एक प्रकार का सुखद अनुभूति उत्पन्न कराते हैं। तो किसी को तनाव होता है, किसी को तंद्रा होता है या फिर किसी को चिड़चिड़ापन होता है, किसी को उत्तेजनात्मक होता है उसकी शरीर में, तो उन सबको राहत देने का जो काम है वो ट्रैंक्विलाइजर्स करते हैं। दे फॉर्म एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स, ये नींद की गोलियों का एक आवश्यक घटक है। दे फॉर्म एन इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ स्लीपिंग पिल्स, ये नींद की गोलियों का एक आवश्यक घटक है। नोरडिलेनाइल, आइप्रोनाजाइड, ये इनके नाम है। नैरोड्रोनाइल, आइप्रोनाजाइड, फेनल्जीन, ये सब नाम इनके केमिकल सब्सटेंस के ऊपर, जो रासायनिक पदार्थ है उनके ऊपर रखे गए। नार्डिल एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये ट्रैंक्विलाइजर्स के उदाहरण हैं। ठीक है, कौन कौन? नैरोड्रिलिन, आइप्रोने इप्रोनाजाइड, फेनल्जीन, जिसको नार्डिल भी कहते हैं, ये सारे आपके एग्जाम में। फेनल्जीन। अब आता है एनाल्जेसिक, माफ कीजिएगा। अब आता है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होते हैं? देखिए, एनाल्जेसिक आप किसी भी प्रकार का जो दर्द होता है उसके लिए काम आते हैं, दर्द के लिए काम आते हैं। जैसे एनाल्जेसिक आर न्यूरोलॉजिकली एक्टिव पेन किलिंग ड्रग्स, तो एनाल्जेसिक न्यूरोलॉजिकल रूप से सक्रिय दर्द निवारक दवाएं हैं। यानी किसी भी प्रकार का जो दर्द होगा उसमें निवारक देने के लिए, उसमें राहत देने के लिए ये दवाएं दी जाती हैं। दे रिड्यूस और एबॉलिश पेन विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल कंफ्यूजन, इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस और सम अदर डिस्टरबेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये क्या करते हैं? वे चेतना, मानसिक भ्रम, असम और पक्षघात या जो तंत्रिका, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्र को कुछ अन्य गड़बड़ी को बाधित किए बिना दर्द को कम करने में समाप्त करते हैं। तो आपको मैंने एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम में पढ़ाया, बायोलॉजी में पढ़ेंगे आप, या आपने पढ़ लिया होगा। तो जो आपका कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है, समन्वय और जो आपको कंट्रोल करता है, वो आपका ब्रेन होता है। तो ब्रेन ही आपको फील कराता है, ब्रेन से ही आप दर्द कोई महसूस करते हैं, ब्रेन से ही बाकी की जो है गतिविधियां आपकी बॉडी में होती है। तो बिना किसी भी तरीके को आपको मानसिक भ्रम में किए हुए या चेतना में कोई जो है नुकसान पहुंचाए हुए या असामान्य या कोऑर्डिनेशन में इनकोऑर्डिनेशन करे हुए या पक्षघात या तांत्रिक तंत्र या आपके नर्वस सिस्टम में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं करता है, वह सीधा जो दर्द है उसको राहत, उसको मदद करने में आपकी जो है मदद करता है। कौन? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक को दो तरीके से बांटा जाता है, एक होता है नॉन नारकोटिक और एक होता है नारकोटिक ड्रग्स, गैर मादक, और एक होती है मादक दवाएं। तो जो नारकोटिक ड्रग्स होते हैं ये नशे के लिए काम आते हैं, जैसे मॉर्फिन हो गया, हेरोइन हो गया, कोडिनाइन हो गया। तो मॉर्फिन, हेरोइन, कोडिनाइन ये नारकोटिक दवाई हैं, ये नशेली युक्त है। और नारकोटिक्स दवाइयों का बैन होता है, आपको पता होना चाहिए। जो नारकोटिक दवाई होती हैं उनको हमारे जो देश है उसमें बैन किया हुआ है। एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल आर नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक, तो सबसे ज्यादा खाई जाने वाली गोली है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या हुआ है? ये एक सॉल्ट है। अब ये बहुत सारी अलग अलग कंपनी होती हैं जो उनकी गोली टैबलेट्स आती हैं, बट जब आप पैरासीटामोल लेते हो मेडिकल स्टोर से तो वो एक सॉल्ट होता है। पैरासीटामोल क्या होता है? एक सॉल्ट होता है। और एस्पिरिन क्या है? ये भी एक सॉल्ट है। ये एक टैबलेट है, ये भी नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। ठीक है, तो इनको खाने से किसी प्रकार का जो होता है, आप कह सकते हैं नशा और ये सब नहीं होता। अब आती है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स दवाइयाँ क्या होती हैं? एंटीपायरेटिक्स
आर केमिकली सब्सटेंस used to bring down the body temperature in case of high fever. एंटीपायरेटिक्स वो रासायनिक पदार्थ हैं जिनका उपयोग तेज बुखार की स्थिति में शरीर के तापमान को कम करने के लिए किया जाता है। तो देखा होगा शरीर का जो तापमान होता है वह बढ़ जाता है। उस तापमान को कम करने के लिए क्यों बढ़ता है हमारे शरीर में? जब हमारे शरीर में बुखार आता है तो बुखार के पीछे के कई कारण होते हैं। देखो तापमान तो कई वजह से बढ़ता है। आप हैवी एक्सरसाइज कर लो, आपकी बॉडी थोड़ा सा हीट हो जाएगी, वो बुखार नहीं होता। जब आपके बॉडी में कोई बाहर से किसी तरीके का अटैक हुआ हो या इन्फेक्शन आया हो या किसी भी तरीके का जो है आपको सर्दी जुकाम बुखार हो गया हो, यानी आपकी बॉडी में जो अनवांटेड गेस्ट है, यानी जो बिन बुलाया मेहमान है वो प्रवेश करता है, तो आपकी बॉडी का जो रक्षा तंत्र है वह सक्रिय हो जाता है और वह उससे लड़ना शुरू करता है। तो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी जो है टेम्परेचर बढ़ाती है, जिससे क्या होता है कि वो जो अनवांटेड जो बैक्टीरिया या किसी तरीके का ग्रोथ हुआ है उसको नष्ट कर सके। तब आपकी को संकेत मिलता है कि आपकी बॉडी में बुखार है। तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए हम एंटीपायरेटिक लेते हैं, जिसमें एनाल्जीन हो गया, फेनासिटाइन हो गया, पैरासिटामोल यहाँ पर एंटीपायरेटिक का भी काम करती है, और एनाल्जेसिक का भी। एनाल्जिलिन, फेनोसिटीन और पैरासिटामोल जो है एंटीपायरेटिक्स ये दवाएं होती हैं। ठीक है, तो एंटीपायरेटिक समझ गए आप क्या होते हैं? तो तेज बुखार में जो शरीर का जो तापमान होता है उसको कम करने के लिए जो दवाई दी जाती है वो एंटीपायरेटिक्स दवाइयाँ होती हैं। चलिए, अब जो अगली दवाई है इसने पूरे मानव इतिहास का एकदम जीवन बदला। एंटीबायोटिक्स। बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरियल। तो कोई भी शरीर में ऐसी बीमारी जो बैक्टीरिया के बढ़ने से हुई है उसको नष्ट करने में, तो एंटीबायोटिक जो है ये इसने मानव इतिहास को बहुत ज़्यादा बदला। और इसको बोलते हैं डॉक्टर्स हेल्पिंग हैंड। जब किसी डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो वो एंटीबायोटिक दे देते हैं। एंटीबायोटिक मेनली काम कर जाती हैं। मेडिसिनल कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय मोल्ड्स बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग और प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन एनिमल सिस्टम आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। मोल्ड बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित अवशोधीय यौगिक है ना, जो मोल्ड या बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित अशुद्धीय यौगिक में बैक्टीरिया के विकास को नष्ट करने के लिए करने या रोकने में सक्षम है, उसे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो एंटीबायोटिक्स किसके अगेंस्ट में काम करेगा? एंटीबायोटिक्स जो आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया हो गया, मोल्ड हो गया, इन सब की जो ग्रोथ हो जाती है उसको रोकने के लिए, उससे लड़ने के लिए जो कार्य करता है वो होता है हमारा एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन was the first discovered antibiotics by Alexander Fleming in 1929 from mold Penicillium notum। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। पेनिसिलिन जो थी, पेनिसिलिन पहली खोजी गई एंटीबायोटिक थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा मोल्ड पेनिसिलियम नोटम से पेनिसिलिन पहली खोजी गई एंटीबायोटिक थी। कब? 1929 में। अब कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। सम कॉमन एंटीबायोटिक्स आर स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो जिसके पीछे सीन लिखा होगा ना तो वो डेफिनेटली एंटीबायोटिक होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिनिन और इरिथ्रोमाइसिन, एम्प्लीमिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड रिफापिमाइसिन। तो देखा आपने, एस्ट्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, क्लोरोफेनिकॉल हो गया, ये आपका फ्लक्सासिन होती है। एंथ्रोमाइसिन हो गया, एम्पलीसिनिन हो गया, उसके बाद सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया और रेफ्लापिसिन हो गया। ये सब आपके क्या है? एंटीबायोटिक। क्लोरो क्लोरामेफिकोल जो फिनिकॉल होता है इज आइसोलेटेड इन 1947, इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ आइटो ब्रॉड एंटीबायोटिक। तो 1947 के पृथक में क्लोरोफेनिकॉल को एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आ गया, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के अंदर आती है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है कार्य करती हैं हमारी बॉडी में। तो जब भी किसी को ज़्यादा गंभीर बीमारी होती है तो देखा जाता है कि शायद उसकी बॉडी में किसी प्रकार का बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक उसको देते हैं। अब आता है एंटीसेप्टिक्स।
एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक्स आर केमिकल विच इधर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एंटीसेप्टिक्स मेनली जो आप लगाते हो ना, आपकी चोट लग जाती है, छिल जाते हो, खरोच हो जाती है, तो उन सब के ऊपर जो आप सॉल्यूशन लगाते हैं या फिर आप बात करें जो मलम लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक ऐसे रसायन होते हैं जो सूक्ष्म जीवी यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि को या तो मारते हैं या रोकते हैं। तो एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? वो केमिकल सब्सटेंस which either kill or prevent the growth of microorganisms. They can safely applied on living tissues. तो छिले हुए जाते तो वो हमारा लिविंग टिश्यूज है, छिल गया, कोई कुछ कट गया, कोई गहरा घाव हो गया, तो वहां पर एंटीसेप्टिक लगाया जाएगा। तो इन्हें जीवित उत्तवकों पर सुरक्षित रूप से लगाया जाता है, ये किसी भी प्रकार का कोई रिएक्ट नहीं करते। These are widely used for dressing up wounds, cuts, diseased skin surface। तो ये किसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे? ये घावों, कटों जो कट जाते हैं, त्वचा के रोगग्रस्त सतहों को ड्रेसिंग के लिए, पट्टी बांधने के लिए के व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? फुरासीन हो गया और सोफ्रामाइसिन हो गया। तो फुरासीन, सोफ्रामाइसिन, ये सारे क्या है? एग्जाम्पल है एंटीसेप्टिक के। कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक आर डेटॉल। डेटॉल जो आपका होता है ना, डेटॉल, सेवलॉन, ये सब क्या है? एंटीसेप्टिक है। बिथेनॉल, टिनेक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडीन का टिनेक्चर होता है, वो भी हम क्या यूज करते हैं? एंटीसेप्टिक। आइडोफॉर्म, बोरिक एसिड, ये सब एंटीसेप्टिक है। डेटॉल, बिथेनॉल, टिनेचर ऑफ आयोडीन, आइडोफॉर्म, बोरिक एसिड, ये सब क्या है आपके? एंटीसेप्टिक्स। डेटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजेनॉल एंड ट्राइपिनॉल। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटॉल क्या है। डेटॉल मिक्सचर है किसका? क्लोरो किसेनॉल, क्लोरोजेनॉल और टेरेपिनॉल। टेरेपिनॉल का क्या है? मिश्रण है क्या? डेटॉल। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक क्या होगा? आपको जो चोट लग जाती है, छिल जाते हो, तो वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो सके, तो उस ग्रोथ को रोकने के लिए, उस ग्रोथ को नष्ट करने के लिए जो है आपको जो दवाई दी जाती है वो है हमारी एंटीसेप्टिक। तो ये चीज आप याद रखते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा एंटीसेप्टिक के बारे में और थोड़ा जानकारी लेते हैं। Bethaniol is added to a soap to impart antiseptic properties. Iodine is a powerful antiseptic. तो जो साबुन में एंटीसेप्टिक गुण प्रदान करने के लिए बेथेनॉल को मिलाया जाता है। तो देखा होगा आपने इस नहाने जो लाइफ बॉय साबुन हो गया, डेटॉल के सोप हो गए, सेवलॉन के सोप हो गए, और अलग अलग कंपनीज होती हैं जो बोलती हैं कि हमारे साबुन जो है 99% नौ नौ 99.99% आपको बैक्टीरिया से बचाएंगे, आपको इससे बचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उन सब साबुन के अंदर बिथेनॉल जो है नाम का जो है केमिकल सब्सटेंस जो है, रासायनिक पदार्थ डाला जाता है, जो उससे एंटीसेप्टिक साबुन को एंटीसेप्टिक साबुन बना देता है। और आयोडीन सबसे शक्तिशाली एंटीसेप्टिक होता है। आयोडीन क्या होता है? सबसे शक्तिशाली एंटीसेप्टिक होता है। टू और थ्री 2 to 3% solution in alcohol water mixture is known as tincture of iodine। तो अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 2 से 3% का घोल अगर आयोडीन को डालेंगे, तो उसको आयोडीन टिनेचर के रूप में जाना जाता है। कि ये याद रखना, आयोडीन टिनेचर में क्या होता है? 2 to 3% ऑफ आयोडीन, किसमें? अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर में, अल्कोहल और पानी के मिश्रण में दो तीन जिसका जो है 2 या 3% घोल आयोडीन का डाला जाता है, तो इसे आयोडीन टिनेचर के रूप में जाना जाता है। और ये कहाँ पर यूज करा जाता है? यह घावों पर लगाया जाता है। इट इज अप्लाइड ऑन वुंड्स। तो ये घावों पर लगाया जाता है। आइडोफॉर्म इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटीसेप्टिक फॉर वुंड्स। तो आइडोफॉर्म को भी घावों के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। बोरिक एसिड इन dilute aqueous solution इज वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइस। तो जो तनु जलीय घोल में बोरिक एसिड यानी जो बोरिक एसिड को आप पानी में घोलते हो, तो उससे वो है वीक एंटीसेप्टिक बनता है, जो कि आंखों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि आंखों में डायरेक्ट आप एंटीसेप्टिक तो डाल नहीं सकते। अगर आंखों में कोई चोट लगी है या कुछ लगा है, तो आंखों के लिए एंटीसेप्टिक बनाने की प्रक्रिया दूसरी होती है। उसको क्या करते हैं? बोरिक एसिड को डिल्यूट कर लेते हैं इसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो हमारी आंखों के लिए एंटीसेप्टिक का काम करता है।
अब आता है इन्फेक्टेंट्स। डिसइन्फेक्टेंट्स क्या होते हैं? तो देखिए, इनको बोलते हैं कीटाणुनाशक। कीटाणुनाशक का मतलब होता है जो इन्फेक्टेंट्स होते हैं ना, जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, उनको खत्म करने के लिए, कीटाणुओं को खत्म करने के लिए। डिसइन्फेक्टेंट्स आर केमिकल सब्सटेंस विच किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट नॉट सेफ फॉर कॉन्टेक्ट विद लिविंग टिश्यू। ये बहुत ज्यादा, कहें तो इसमें जो है सांद्रता, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। यह पोछा, आपने देखा होगा, लाइजॉल हो गया, या किसी और तरीके की जो ऐड आती है जिससे आप फर्श, बाथरूम, इन सबको जो है साफ करते हैं, इन पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनकी ग्रोथ को, यानी जो सूक्ष्म जीवी है उनको खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनको आप शरीर पे नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि शरीर पे ये बहुत ज्यादा हानि पहुंचाएंगे। कीटाणुनाशक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवियों को मारते हैं, जो सूक्ष्म जीवी हैं उनको मारते हैं, लेकिन जीवित उत्तकों के संपर्क में के लिए सुरक्षित नहीं होते। तो ये हमारे लिए, बॉडी के टिश्यूज के लिए सुरक्षित नहीं होते। दीज आर यूज्ड ओनली इन इनएनिमेट, यानी गैर जीवित, निर्जीवी वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि फर्श, ड्रेनेज सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। तो इनका उपयोग केवल निर्जीव गैर जीवित वस्तुएं जैसे फर्श, ड्रेनेज सिस्टम, उपकरणों आदि पर किया जाता है। सेम सब्सटेंस कैन एक्ट एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट्स बाय वेरिंग कंसंट्रेशन। अब देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सांद्रता पे फर्क पड़ता है, यानी कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ता है। सांद्रता में कम ज्यादा करेंगे तो एक ही पदार्थ वो एंटीसेप्टिक में भी काम करेगा और कीटाणुनाशक के रूप में भी काम करेगा, यानी डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पर भी और एंटीसेप्टिक के तौर पर भी कार्य कर सकता है। बस फर्क क्या होगा, उसकी सांद्रता या उसकी कंसंट्रेशन में। उदाहरण के लिए 0.2 solution of phenol is an antiseptic while 1% of is disinfectant। या फिनॉल का 0.2 सॉल्यूशन जो लोगे वो एक एंटीसेप्टिक का काम करेगा, लेकिन 1% घोल जो है कीटाणुनाशक का काम करेगा। तो ये फर्क पता होना चाहिए डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक में। देखो, दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवी, जो जीवी होते हैं उनको खत्म करने के लिए यूज करा जाता है, लेकिन एक शरीर पे इस्तेमाल होता है जो होते हैं हमारे एंटीसेप्टिक्स, और जो शरीर से बाहर निर्जीव के लिए इस्तेमाल होता है वो होता है हमारा डिसइंफेक्टेंट्स। ये चीज आप याद रखेंगे, ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। डिसइंफेक्टेंट के बारे में और थोड़ी जानकारी देखिए। क्लोरीन इज यूज्ड इन इंडिया फॉर मेकिंग वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग एट कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 0.4 ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो क्लोरीन को उपयोग भारत में पीने के पानी को फिट करने के लिए, या पीने के पानी को जो है, पानी को पीने युक्त बनाने के लिए हम क्लोरीन की जो है यूज करते हैं। उससे क्या होता है, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी वृद्धि खत्म हो जाती है, सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को खत्म करने के लिए। और कितना बनाएंगे, 0.2 से 0.44 ppm प्रति मिलियन भाग की सांद्रता पर किया जाता है। लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग स्क्वैशेस फॉर प्रिजर्वेशन। तो स्कैश के संरक्षित करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड को कम सांद्रता का उपयोग किया जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड भी हम डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें, CHOHO is a gas form is used for disinfectant wards, rooms in hospitals and also operation theater। तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है जो हॉस्पिटल में, ये गैसीय रूप में अस्पतालों के वार्ड में छिड़का जाता है, कमरों में और ऑपरेशन थिएटर में जो है कीटाणु रहित करने के लिए, कि किसी भी प्रकार का जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी प्रकार की जो है सूक्ष्म जीवी की ग्रोथ ना हो, उसको खत्म करने के लिए जो है उनको छिड़का जाता है अस्पतालों में, किसको, फॉर्मेल्डिहाइड को। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होते हैं? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स आर बर्थ कंट्रोल पिल्स इसेंशियल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन और पेस्ट्रोजन डेरिवेटिव। गर्भ निरोधक दवाएं, जन्म नियंत्रण की गोलियां। तो जो गर्भ में, यानी कोई प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता या किसी भी तरीके से प्रेगनेंसी नहीं चाहता है, तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए या खत्म करने के लिए, गर्भ को रोकने के लिए, गर्भ को खत्म करने के लिए
गर्भरोधक दवाई होती है जो जन्म नियंत्रण की गोलियां हैं, जिनमें अनिवार्य रूप से सिंथेटिक एस्ट्रोजन यानी अ, बनाया गया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव का मिश्रण होता है। बोथ दीज कंपाउंड्स आर हॉर्मोन्स, और आपको पता होगा ये एक हॉर्मोन्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, तो ये बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ये दोनों यौगिक हार्मोन हैं। जो होता है प्रोजेस्टेरोन सरप्रेसेस ओव्यूलेशन। तो जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये ओव्यूलेशन को दबाता है, तो ओव्यूलेशन होगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, तो स्पर्म आके जो है ओव्यूल उसे मिलेगा नहीं, तो स्पर्म फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। और जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स आर मोर पोटेंट देन प्रोजेस्टेरोन। तो जो सिंथेटिक जो बनाए जाते हैं, जो बाहर तौर से बनाए जाते हैं प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव, वो प्रोजेस्टेरोन से ज़्यादा अधिक शक्तिशाली होते हैं, जिसकी वजह से वो एव्यूलेशन को रोक देंगे, एव्यूलेशन बन नहीं पाएगा। और एव्यूलेशन ना बनने की वजह से क्या होता है कि उसमें जो है आपका प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो किसी भी प्रकार की अनचाही जो गर्भ होता है या फिर अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होती है, उसको रोकने के लिए तो ये जो है माता के द्वारा या किसी जो स्त्री है उसके द्वारा ये दवाई दी जाती है। और इस गोलियों में क्या होता है, इन गोलियों में सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, जो कि हमारे एक हार्मोन है। आपको पता होगा, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ये हमारे बॉडी के हार्मोन है। और प्रोजेस्टेरोन और जो क्या करता है वो एव्यूलेशन को दबाता है, जिसकी वजह से जो है गर्भ जो है पनप नहीं पाता, और गर्भ जो है नष्ट हो जाता है, भ्रूण नष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थिड्रोन, नॉर्थिड्रोन हो गया। नॉर्थिड्रोन इज एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो उदाहरण के तौर पे क्या है, नॉर्थिड्रोन जो है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव का एक उदाहरण है, जिसका उपयोग गर्भ निरोधक दवा के रूप में सबसे व्यापक रूप में किया जाता है। एस्ट्रोजन डेरिवेटिव विच इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव इज एथाइलिन लेस्ट्रिडियोल। तो जो एस्ट्रोजन है, जो प्रोजेस्टेरोन है, जो प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव के साथ साथ किए जाने वाले एस्ट्रोजन व्युत्पन्न एंथी एस्ट्रेरियोडोल यानी नेवेस्ट्रोल है। तो ये क्या है, इथाइल, ये जगह एथाइलिन, इथाइलिन एस्ट्रेडोल, इथाइलिन एस्ट्रेडोल या फिर इसको बोलते हैं नोवेस्ट्रोल। अब आते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स और आपके एनाल्जेसिक्स हो गए और एंटीसेप्टिक्स, ये बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि ये जो है चोट आपको लगती रहती है खेल कूद में या फिर किसी भी प्रकार से अगर आपको जो है चोटिल हो जाते हैं, तो वहाँ पर ये दवाइयाँ काम आती हैं। तो देखिए, जो ओवर प्रोडक्शन होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड, हमारा पेट आपको पता है, हमारे पेट के अंदर HCl नाम का एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। HCl एसिड क्या करता है, जैसे आपने खाना खाया, तो ये जो खाना होता है ये होता है कॉम्प्लेक्स फूड, जटिल फूड होता है। इसको तोड़ने के लिए, इसको गलाने के लिए हमारे पेट से HCl का जो है HCl निकलता है, और उसको क्या करेगा, खाने को जलाएगा यानी खाने को तोड़ेगा। तो कभी कभार क्या हो जाता है कि पेट में एसिड की अधिक उत्पादन जो है जलन और दर्द का कारण बनती है। तो आपने देखा होगा, कोई कहता है कि मेरे पेट में गैस बन रही है, जलन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, एसिड सा आ रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, है ना, जिसको बोलते हैं सोर बर्प। तो ये सारी जो प्रॉब्लम होती है, ये सब एसिड की मात्रा ज्यादा बनने से होती है। तो ओवर प्रोडक्शन हो जाता है हमारे पेट में किसका, एसिड का, और जिसकी वजह से इरिटेशन और दर्द होने लगता है, तो दर्द का कारण बनता है। तो हाइपर एसिडिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर्स इन स्टमक ऑफ द मोस्ट ऑफ द पेशेंट। तो हाइपर एसिडिटी यानी ज्यादा एसिडिटी बनने की वजह से अधिकांश रोगियों के पेट में अल्सर के निर्माण की ओर ले जाती है। अल्सर क्या होता है, यानी पेट में जो घाव बनते हैं उनको हम अल्सर बोलते हैं, तो अल्सर के निर्माण की ओर ले जाती है। द रोल ऑफ आंट एसिड इज न्यूट्रलाइज द एसिडिटी एंड रेज द पीएच लेवल। तो जो दवाई या जो आपके रासायनिक पदार्थ या जो केमिकल सब्सटेंस आपकी पेट की एसिडिटी को, जो एसिड है, उसको कम करते हैं,
और आपका जो पेट का पीएच है उसको, उस स्तर को बनाए रखते हैं, उनको बोलते हैं हम एंटासिड्स। एंटासिड्स यानी एसिड्स के अगेंस्ट में, एसिड के विरोध में जो काम करते हैं। द रोल ऑफ एंटासिड्स क्या है? इज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी एंड रेज द पीएच लेवल। तो एंटासिड की भूमिका अम्लता को बेअसर करना और पीएच स्तर को बढ़ाना है। Antacids are chemical substance which can reduce or neutralize the acidity in the stomach and raise the pH to some appropriate level. तो इस प्रकार एंटासिड रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पेट में अम्लता यानी एसिडिटी की, जिसको हम बात करें, अम्लता को कम या निष्क्रिय करते हैं, यानी कम कर देंगे या फिर बिल्कुल उसको निष्क्रिय कर देंगे, खत्म कर देंगे, और पीएच की कुछ उचित स्तर तक बढ़ा देते हैं। और पीएच को क्या करेंगे? एक उचित स्तर तक बढ़ा देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो जैसे आपने डाइजीन पीते होंगे, इनो पीते होंगे, तो ये सारे क्या है? एग्जाम्पल है एंटासिड के। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ एंटासिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजनेट का कार्बोनेट, NaHCO3। ये सारे के सारे बेस होते हैं, क्षार होते हैं, क्योंकि हमारे पेट में क्या है? अम्लीय है, तो ये सब क्या है? क्षार है। तो क्षार और अम्लीय मिलके सॉल्ट बन जाता है और आपके पेट को राहत मिल जाती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब आप एंटासिड के तौर पे इस्तेमाल, तो इनका सस्पेंशन होता है और इसका लिक्विड फॉर्म में भी लेते हैं। आपने देखा होगा लिक्विड फॉर्म में डाइजीन हो गया, फिर इनो आपने पानी में डाल के पी लिया, तो वो उससे क्या बनता है कि वो आपकी बॉडी को न्यूट्रलाइज करने में मदद करती है, राइट? तो उससे आपको राहत मिलती है, आपके पेट को राहत मिलती है। ठीक, तो यहाँ पर आप एंटासिड समझ में आ गए किस तरीके से काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स ज़्यादातर आपने देखा होगा किसान अपने खेतों में जो है इस्तेमाल करते हैं पेस्टिसाइड। क्या होते हैं? पेस्ट इंक्लूड, अब देखो कीटों में क्या आते हैं, जैसे कि चींटियां हो गई, कॉकरोचेस हो गए, टिड्डे हो गए, ये सब क्या है? पेस्टिसाइड है। तो पेस्ट इंक्लूड्स इंसेक्ट्स लाइक ants, कॉकरोचेस, एंड फंगी लाइक द वन ऑफ दैट अफेक्ट्स पोटैटो लीव्स। तो फंगी कुछ होता है जो पोटैटो जो होता है ना, पोटैटो, आलू, आलू की जो पंखुड़ी होती हैं, आलू की जो पत्तियां होती है, जो आलू का पौधा होता है उसकी जो पत्तियां होती है, उनको खाने लगते हैं कुछ फंगी। तो कीटों में कीड़े जैसे कि चींटियां, कॉकरोच और कवक जैसे कि आलू के पत्तों को प्रभावित करने वाले शामिल हैं। टू किल देम वी यूज इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स रेस्पेक्टिवली। तो उन्हें मारने के लिए हम क्रमश में कीटनाशक, कीटों को मारने के लिए कीटनाशक, और कवक यानी फंगी को मारने के लिए कवकनाशी का उपयोग करते हैं। रोडेंट लाइक रैट्स, माइस एंड बाउल्स आर आल्सो पेस्ट। चूहे, चूहिया और तिल जैसे कृंत भी क्या है? कीट हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं? दे ईट अप ऑल ग्रेन स्टोर्ड इन ग्रेनरीज एंड अवर होम। तो वे अन्न के भंडार और हमारे घर में रखे जाने वाले अन्न को खा जाते हैं। रोडेंटिसाइड्स, तो ये सब क्या होते हैं? रोडेंट्स होते हैं, तो इनके लिए हम रोडेंटिसाइड, कृंतकों को मारने के लिए कृंतकनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो देखा होगा आपने, जैसे ये कोई खेत है, दिस इज अ फार्म। अब इसमें क्या होता है? किसान क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं, या फिर इस तरीके से जो है डाल देते हैं, ऐसे ऐसे फेंक देते हैं खेतों में, स्प्रे करते हैं या फिर डाल देते हैं खेत के अंदर। ठीक है, तो वो पेस्टिसाइड्स क्यों रखते हैं? कि किसी भी तरीके की जो कीड़े हैं, या आपने देखा होगा अगर खेतों में पानी लगाया जा रहा है तो पानी के अंदर जो है दवाइयाँ घोल के डाल देंगे, उससे जो कीट होते हैं, कीटों की वृद्धि ना हो, फसल को नुकसान ना पहुंचे, जो फसल पे जो अन्न है या जो अनाज है उसको नष्ट ना हो, उससे बचाने के लिए जो किसान होते हैं वो कीटनाशक का उपयोग करते हैं। यहाँ तक आपसे उम्मीद करता हूँ कीटनाशक समझ गए होंगे, कीटनाशक क्या होते हैं, किस तरीके से ये कार्य करते हैं। आगे और बढ़ते हैं। अनवांटेड प्लांट्स इन क्रॉप फील्ड्स आर कॉल्ड वीड्स। अब वीड्स किन्हें कहते हैं? फसलों के खेतों में अवांछित पौधों को खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार कैसे? जैसे मान लो आपने गेहूं या मक्का, मेज या फिर बाजरा जो भी है, अपने चावल यानी राइस, आपने पैडी जिसको हम बोलते हैं पैडी, तो आपने इसकी फसल बोई है, लेकिन उसके बीच में कोई मान लीजिए और अनवांटेड प्लांट उग गया,
या फिर उसके बीच में मान लीजिए कोई घास उग गई, तो उसको नष्ट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हम जो है जो दवाइयाँ यूज करते हैं, हर्बिसाइड्स बोलते हैं उन्हें, ठीक है। तो खपतवार जो वीड्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। तो जो भी पोषक तत्व जो मृदा में है, मिट्टी में है, वह फसल के लिए जरूरी है, वह खुद फसल को ना देकर वह खुद खाने लगते हैं, जिससे फसल कमजोर हो जाती है। तो खरपतवार भी एक समस्या होती है किसानों के लिए भी, जिस तरीके से कीट है। तो खरपतवार को भी खत्म करना होगा, क्योंकि खरपतवार मिट्टी से पोषक तत्वों को उपभोग करके फसलों के विकास को प्रभावित करते हैं। अगर फसलों में विकास नहीं होगा तो फसलों में अनाज नहीं आएगा, अनाज नहीं आएगा, फल नहीं आएगा, सब्जी नहीं आएगी, तो उससे किसान को नुकसान होगा और पैदावार भी कम होगी, यील्ड भी कम होगी। तो दे आर डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग हर्बिसाइड्स। तो इन्हें जड़ी बूटियों को उपयोग करके नष्ट कर दिया जाता है। हर्बिसाइड्स का मतलब होता है जो इनको पेस्टिसाइड्स को खत्म करने के लिए यूज होते हैं। तो इंसेक्टिसाइड्स कीटनाशक, फंगिसाइड्स कवकनाशक, हर्बिसाइड्स और रोडेंटिसाइड कृंतकनाशक के सामूहिक रूप में कीटनाशक के रूप में जाना जाता है। इन सबको हम कलेक्टिवली क्या कह देते हैं? इन सबको कलेक्टिवली हम जो है पेस्टिसाइड्स कह देते हैं। तो यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा पेस्टिसाइड्स क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंसेक्टिसाइड्स में क्या हो गया? डीडीटी। डीडीटी याद रखना, डीडीटी क्या है? इंसेक्टिसाइड। एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ये क्या है? इंसेक्टिसाइड का उदाहरण है। गैमेक्सीन, गैमेक्सीन क्या है? इंसेक्टिसाइड का उदाहरण है। मिकोटीन क्या है? इंसेक्टिसाइड का उदाहरण है। एडरनीन इंसेक्टिसाइड, अल्ड्रीन और डाई एल्ड्रीन क्या है? इंसेक्टिसाइड। और फंगीसाइड्स क्या? थिरम, बोर्डियन मिक्सचर, बोर्डो मिक्सचर जिसे कहते हैं, बोर्डियन मिक्सचर, CSO4 और .5H2O प्लस CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट। इन सबको क्या होता है? इनको हम बोलते हैं बोर्डा मिक्सचर। हर्बिसाइड्स में क्या क्या? बेंजीन प्राम, बेंजाडॉक्स, सोडियम क्लोरेट, सोडियम आर्सेनेट, सोडियम आर्सेनेट, आर्सेनिक बोलते हैं, एस को हम क्या बोलते हैं? आर्सेनिक, सोडियम आर्सेनाइट, तो सोडियम क्लोरेट, सोडियम आर्सेनाइट। रोडेंटिसाइड में अल्मीनियम फॉस्फाइड। तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड देखा होगा, चूहे मारने की दवा होती है, उस पे चूहे मारने की दवा पे लिखा रहता है एल्युमिनियम फॉस्फाइड। तो ये जो है अ, मानव शरीर के लिए ये नुकसानदेह होती हैं, इससे जान का भी खतरा होता है। तो जब पेस्टिसाइड को इस्तेमाल किया जाता है, कीटनाशकों को इस्तेमाल किया जाता है, कृंतकनाशियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो पूरी सुरक्षा बरती जाती है, क्योंकि यह हमारी त्वचा, हमारे शरीर पर काफ़ी बुरा असर करती है, काफ़ी गलत तरीके से असर करती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए। आर्टिफिशियल स्वीटनर, स्वीटनर का मतलब होता है मिठास। तो आपने देखो, या तो जैसे गन्ना हो गया, गन्ना से चीनी बनता है, चीनी से आपने जो है प्राकृतिक तौर पे जो है मिठास मिलती है, क्योंकि वो गन्ने की मिठास होती है, उसको केमिकल डाल के उसको जो है एक साफ करा जाता है, क्रिस्टल बनाया जाता है, सल्फर उसमें डाला जाता है। एक होता है शहद, एक होता है आपका फ्रूट, जो फ्रूट से आपको मिठास मिलती है, और एक होता है आर्टिफिशियल, जो आप बाहर से केमिकली द्वारा बनाया जाता है। क्या होता है? कृत्रिम मिठास जिसे बोलते हैं, केमिकल द्वारा बनाया जाता है। नेचुरल स्वीटनर एग्जाम्पल सुक्रोज आर द ट्रेडिशनल स्वीटनर एंड इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अवर डाइट। प्राकृतिक स्वीटनर कौन सा है? जैसे सुक्रोज एक पारंपरिक स्वीटनर है, और यह हमारे आहार का आवश्यक घटक है। In present lifestyle, people lack physical activities and exercise, and it become rather difficult to burn extra calories that are produced by sucrose. अब आपको पता ही होगा, मीठा खाने से आपके शरीर में कैलोरीज आती है। कैलोरीज का मतलब होता है जो एनर्जी होती है आपके शरीर में स्टोर होने लगती है। तो आजकल के जो व्यवस्थित, जो इतना ज़्यादा बिजी हो गया है जीवन, इतना ज़्यादा किसी के पास समय नहीं मिलता, तो वह शारीरिक गतिविधियां कम करते हैं लोग, व्यायाम कम करने लगते हैं। तो उन सब की वजह से जो सुक्रोज द्वारा उत्पादित अधिक कैलोरी हैं, अतिरिक्त कैलोरी है, उनको जलाना मुश्किल हो जाता है, और उससे क्या होने लगता है? उससे बॉडी में फैट आने लगता है, मोटापा चढ़ने लगता है, और उस मोटापे से कई अन्य बीमारियां जो है उसका खतरा हो सकता है शरीर के अंदर।
तो देयरफॉर केमिस्ट हैव प्रोवाइडेड सर्टेन केमिकल्स, तो जो केमिस्ट थे, जो रासायनिक थे, उन्होंने कुछ रसायनों को कृत्रिम स्वीटनर के रूप में प्रदान किया, जो खाद्य पदार्थों को वांछित मीठा स्वाद प्रदान करते हैं। क्या करते हैं वो? विच प्रूव डिजायर्ड स्वीट टू द टेस्ट, तो वो क्या करेंगे? खाने में मिठास बढ़ा देंगे। बट लेकिन हमारे शरीर में कोई कैलोरी जो है मात्रा नहीं आएगी। यानी आपका खाना मीठा है, जैसे मान लो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर से आपने हलवा बनाया और एक नॉर्मल चीनी से आपने हलवा बनाया, तो दोनों का मिठास एक होगा। लेकिन चीनी वाले हलवे से, शुगर वाले हलवे से आपके शरीर को ज़्यादा कैलोरीज मिलेंगी। वहीं कृत्रिम मिठास से, जो आपका स्वीटनर से जो हलवा बना है, उससे आपके शरीर में कम कैलोरीज जाएंगी। उदाहरण क्या है? सैकरिन हो गया आपका, एस्पार्टेम हो गया, एस्पार्टम हो गया, एलिटेम हो गया, सुक्रोलोज हो गया, सुक्रोलोज हो गया। और ये क्या है? सारे के सारे कृत्रिम स्वीटनर। सैकरिन, एस्पार्टेम, एलिटेम, सुक्रोलोज, तो ये सब आपको याद होना चाहिए आर्टिफिशियल स्वीटनर के नाम। चलिए, सैकरिन इज फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो सैकरिन सबसे पहला, सबसे लोकप्रिय कृत्रिम स्वीटनर है। ठीक। इट इज 550 टाइम्स मोर स्वीट देन शुगर, ये 550 गुना ज्यादा मीठा है। कितना ज्यादा मीठा है? यानी इसकी छोटी सी मात्रा का ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज अ बोन फॉर डायबिटिक पेशेंट विच डू नॉट वांट टू टेक कार्बोहाइड्रेट, तो यह मधुमेह, जो डायबिटीज हो जाती है जिनको, उनके लिए एक वरदान है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं देता, बस ये मिठास दे देगा। आपकी जीभा को ये मिठास दे देगा, लेकिन आपके शरीर में कोई कैलोरी नहीं देगा। एस्पार्टिम इज 100 टाइम्स स्वीट एज शुगर केन, तो जो गन्ना होता है एस्पार्टिम उससे 100 गुना अधिक मीठा होता है। और यह किसके इस्तेमाल? सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं, आप जो पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड फूड में इस्तेमाल किया जाता है, सिंस इट डिकम्पोज अपॉन हीटिंग, क्योंकि यह विघटित हो जाएगा। जैसे ही आप इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने पे विघटित हो जाएगा। इसका उपयोग केवल शीतलीय पेय और ठंडे भोजन में किया जा सकता है, जैसे कि आइसक्रीम। यह गर्म करने पर विघटित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुक्रोलोज, जो सुक्रोलोज है, ये 600 गुना ज्यादा मीठा होता है गन्ने से, तो देखिए आर्टिफिशियल कितना ज्यादा मीठा होने लगे। तो इट is aspartame in the sense that it can be used in hot food and cooking temperature since it is not decomposed on heating। तो जो एस्पार्टेम होता है, जो यह एस्पार्टेम क्या की तुलना में बेहतर है? कौन? सुक्रोलोज एस्पार्टेम की तुलना में बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसका मिठास इतना है कि खाना जब आप पकाओगे, तो यानी उच्च तापमान पर, यानी खाना पकाने पर गर्म भोजन पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो यह गर्म भोजन पर भी विलुप्त नहीं होता है। उच्च तापमान पर भी यह खाना जो है बराबर, मतलब जो है मिठास पूरा देता है शरीर में। एलिटामिन जो है, एलिटामिन जो है 2000 गुना ज्यादा मीठा होता है, किससे? गन्ने से। एलिटामिन इज 2000 टाइम्स स्वीट एज केन शुगर, तो एलाटामिन गन्ने की चीनी से 2000 गुना ज्यादा मीठा होता है। हाउएवर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट्स क्वालिटी दैट शुड बी यूज्ड इन डिफरेंट फूड मटेरियल, हालांकि इसकी गुणवत्ता को नियंत्रित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसके वजह से, जिसके इसका उपयोग विभिन्न खाद्य सामग्रियों में किया जाना चाहिए। अब आते हैं हमारे फूड प्रिजर्वेटिव, जो खाने को बचाए रखने का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा अचार, मुरब्बा, जाम, ये क्या है? ये आपके फूड प्रिजर्वेटिव है। एक एक समझते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रेथ, तो खाद्य परीक्षक सूक्ष्म जीवी के विकास के कारण भोजन को खराब होने से रोकते हैं। तो जब आपका भोजन खराब होता है, जैसे आपने फ्रीज देखा होगा, फ्रीज में आप रख देते हैं खाना, नहीं खराब होता। सर्दियों में खाना जल्दी खराब नहीं होता, गर्मियों में जल्दी हो जाता है। इसके पीछे का रीजन है, गर्मियों में सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि अधिक होती है, अधिक तेजी से होती है, और सर्दियों में यही सूक्ष्म जीवी की वृद्धि बहुत ही धीरे होती है, क्योंकि इन्हें वैसा वातावरण नहीं मिलता। इसीलिए हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। दूध देखिए खराब नहीं होता फ्रिज में रखने से, वहीं आप बाहर रख दीजिए दूध खराब हो जाए। ऐसे बहुत अन्य खाद्य पदार्थ हैं, सब्जियां खराब हो जाती हैं। वैसे ताज़ा भोजन ही खाना चाहिए।
बस आपको बताया जा रहा है। अब होता ये है कि अब हमारे घर में देखा होगा हमारी जो माताजी होती हैं, दादी होती हैं, ये सब खाना जो है कुछ ना कुछ तेल में रख देती हैं या सिरका में या विनेगर में रखती है या चीनी के बात करें तो चीनी में सिरप में डाल के रख देती है जिससे जो है खाना खराब नहीं होता। तो उनको हम बोलते हैं फूड प्रिजर्वेटिव, खाद्य परिरक्षक। द मोस्ट कॉमन यूज्ड प्रिजर्वेटिव इंक्लूड टेबल सॉल्ट। तो नमक जो है, चीनी, तेल और सोडियम बेंजोएट C6H5CONN। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सॉल्ट, चीनी, वनस्पति तेल और सोडियम बेंजोएट क्या है? ये आपके क्या है? फूड प्रिजर्वेटिव। Sodium benzoate is used in limited quantities at it is metabolized in the body। तो सोडियम बेंजोएट को सीमित मात्रा में उपयोग किया जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर में मेटाबोलाइज्ड हो जाता है। सॉल्ट ऑफ स्कॉर्बिक एसिड एंड प्रोपेनिक एसिड आर आल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। तो, सॉर्बिक एसिड, पेरोनोइक एसिड के लवण का उपयोग भी हम परिरक्षकों के रूप में भी किया जाता है। तो उदाहरण के तौर पे मैं शुगर दे देता हूँ। आपने मुरब्बा देखा होगा, आंवला, सेब इन सब का मुरब्बा होता है। वो चीनी जो होती है यानी चाशनी होती है उसमें रख दिया जाता है। तेल, अब आप मान लीजिए आपने चिप्स खाते हो आप लोग और आप देखें तो आप तला हुआ पपड़ी खाते हो कुछ, तो उनको तल दिया जाता है। तो तल दिए जाने से उसकी थोड़ी-सी लाइफ बढ़ जाती है क्योंकि उसको जो है तेल के माध्यम से प्रिज़र्व कर दिया। वैसे ही नमक के माध्यम से काफ़ी चीज़ों को प्रिज़र्व करा जाता है। आप क्या करते हैं, नमक के पानी में कुछ बहुत सारी आप जो है सब्जियाँ रख सकते हैं। वह उसमें जो है आपका पिकल का टेस्ट भी देगा, अचार का जो है स्वाद भी देगा और ये फूड प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा, खाद्य परिरक्षक का काम करेगा। तो यहाँ पर आपने अलग-अलग जो है केमिकल पदार्थों को सीखा, किस तरीके से वो हमारे जीवन को बचाने वाली दवाइयाँ बनाते हैं। हमारे खेत और फसलों को बचाने के लिए दवाइयाँ बनाते हैं। हमारे खानों को बचाने के लिए किस तरीके से रासायनिक पदार्थ हमारी मदद करते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपने आज की बात में आज के लेक्चर में ध्यान से देखा, पढ़ा, समझा और इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। केमिकल पदार्थ, कौन से केमिकल पदार्थ किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, उसको भी आपको याद रखना है। जितना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, याद करते रहेंगे, निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको परीक्षा में आसान होगा आंसर करना। तो आज के लेक्चर को हम बस यहीं रोकते हैं। बाकी की जो जानकारी है, बाकी की जो बातें हैं, वो आपसे अगले लेक्चर में की जाएँगी। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से समझिए, जो आपको बताया गया उन्हें याद रखिए। बाकी आपसे मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। तो आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ उपस्थित होने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। बाकी बातें आपसे अगले लेक्चर में करते हैं। थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के लिए अटेंड करने के लिए। धन्यवाद आप सबका।